मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, पूर्णिया और सीमांचल के विभिन्न इलाकों से आए हुए आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, मीडिया बंधुओं का, जहां तक भी मैं अपना स्वर विज्ञान के इस यंत्र के माध्यम से पहुंचा पा रहा हूं, आप सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित मौजूदा सांसद, पूर्व मंत्री माननीय अखिलेश बाबू, विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि, विधायकगण और कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़े थे, हालांकि उनको इस बार जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। आप विभिन्न राजनीतिक दल के आप तमाम मंचस्थ आदरणीय नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से मैं किसान संघर्ष समन्वय समिति के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बार फिर से आपने मुझे पूर्णिया आने का मौका दिया है। इस अवसर पर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा आभारी महसूस कर रहा हूं और अपने इस आभार को व्यक्त करते हुए मैं यहां इस मंच से पूर्णिया प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम 11 तारीख को तय था, 9 तारीख तक परमिशन ही नहीं मिला था, लेकिन अंततः परमिशन मिला। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद करता हूं और विभिन्न न्यूज पोर्टल चलाने वाले जो मीडिया बंधु हैं, जो मीडिया के साथी हैं, उनका मैं क्रांतिकारी स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कई सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत सीमांचल से हो रही है। थोड़ा सा मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। शुरुआत नहीं हो रही है, लेकिन ये पूर्णिया की धरती है, ये इलाका सीमांचल का इलाका है और यह साल महान कवि, महान कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष है और उस कवि को याद करते हुए हम यह कहना जरूर चाहते हैं कि यह आगाज जो पूर्णिया से हुआ है, यह पहला बेशक ना हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुकाम जरूर हासिल करेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे कहने का तर्क यह है कि मैं किसी और आंदोलन से इस आंदोलन को जोड़ करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि जिस इलाके के लोग अपनी राजनीतिक शक्ति को लेकर के, अपने राजनीतिक अधिकार को लेकर के सचेत होते हैं, उनका खड़ा होना ही अपने आप में इस बात का संकेत होता है कि बदलाव होने वाला है। मैं आपसे इस विनती के साथ, इस आग्रह के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। यह किसान आंदोलन सिर्फ खेती को बचाने का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ किसानों को एमएसपी का लाभ मिल जाए, इसका आंदोलन नहीं है। यह विनती करते हुए इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आंदोलन के भीतर जो ऊर्जा लगी हुई है, इस आंदोलन के भीतर जो चिंता है, उस ऊर्जा और चिंता दोनों को हमको समझने की जरूरत है। मैं सबसे पहले चिंता के संदर्भ में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसान को आंदोलन करने की क्या जरूरत है, वो खेत में जाकर के खेती करें। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि ये किसान है ही नहीं, ये राजनीतिक दलों के भारे पे बुलाए गए लोग हैं। ये तो मैं सभ्य भाषा में बोल रहा हूं। अगर आप बिके हुए पत्रकारों और मीडिया चैनलों को सुनेंगे तो आपके कान से खून निकल सकता है। वो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। पिछले कुछ महीनों से
मेरे फेसबुक पे बहुत सारा मैसेज आता है और वो मैसेज करने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब के हैं। ज्यादातर मैसेज में लोग लिखते हैं, भाई साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गया। हम सोचते हैं किस बात का माफी मांग रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया। तो अगले लाइन में लिखता है, आपको देशद्रोही समझने की गलती कर दी, जाके पैर न फटे विवाही, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जब हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला हुआ था तो हम इस देश में घूम घूम करके लोगों को कह रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी देश के खिलाफ नहीं, देश के आम आवाम के हक और अधिकार के लिए खड़ा होने वाली यूनिवर्सिटी है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये लड़ाई सिर्फ विद्यार्थियों का लड़ाई नहीं है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये लड़ाई एक विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दरअसल इस देश में देश के जवानों, किसानों और इस देश के आम आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। याद कीजिए, जब सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि यह सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन नहीं है। और आज जब किसानों का आंदोलन हो रहा है तब भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यह सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसके पीछे एक तर्क है, इसके पीछे एक दावा है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। मैं पहली शुरुआत करना चाहता हूं अपनी यूनिवर्सिटी से। हमारी यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हम क्या मांग रहे थे? हम कह रहे थे कि शिक्षा खरीदने बेचने की चीज नहीं है। शिक्षा इस देश में पैदा होने वाले हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। हम कह रहे थे कि आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, आपकी इच्छा हो तो अग्नि परीक्षा ले लीजिए, लेकिन अगर हमारे भीतर काबिलियत है तो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। और ये हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा बुनियादी अधिकार है, इसको हम आपसे मांग रहे हैं और इसको हम लेकर के रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि शिक्षा सस्ती अच्छी क्यों होनी चाहिए? जिसके पास पैसा है वो पढ़े, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़े। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा ही होता कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ सकता है, तो क्या इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान लिख पाते? आप सोच करके हमको बताइए कि इस देश के जो नागरिक हैं वो नागरिक कलम से लेकर किताब तक, नमक से लेकर के गेहूं तक, जूता से लेकर छाता तक, रोड पे चलते हो या हवाई जहाज में उड़ते हो, सरकार को टैक्स देते हैं। हम सरकार को टैक्स देते हैं नहीं देते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ अरबपति खरबपति लोग ही टैक्स देता है, हम लोग भी टैक्स देते हैं। जब मोबाइल खरीदते होंगे तो मोबाइल के दाम के नीचे लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज, हिंदी में लिखा रहता है सभी कर सहित। तो हम अपने खरीद में जो भी सामान हम खरीदते हैं हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं? सरकार को हम टैक्स इसलिए देते हैं कि सरकार हमको सुरक्षा दे सके। क्या सिपाही जी, सरकार वेतन देती है ना, बाप के घर से नहीं देती है ना, हमारा टैक्स के पैसा से देती है ना। किसके टैक्स के पैसा से जो है सुरक्षा कर्मियों को वेतन मिलता है? हमारे टैक्स के पैसे से मिलता है। तो सरकार हमको सुरक्षा दे सके। दूसरा, सरकार हमको शिक्षा दे सके। तीसरा, सरकार हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके। चौथा, सरकार हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके, इसके लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? सरकार अगर हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करे, सरकार अगर हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करे, सरकार अगर हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करे, तो सरकार को टैक्स हम क्यों दें?
ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए ना। सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि सरकार हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकार हमसे टैक्स लेकर के हमारी बुनियादी जरूरतों का पूरा कर पाती है? क्या हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? तो सरकार का विरोध करना देशद्रोह कब से हो गया? प्रधानमंत्री देश है, भाजपा देश है, सरकार देश है। क्या नरेंद्र मोदी से पहले इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना था? क्या भाजपा से पहले इस देश में किसी की सरकार नहीं बनी थी? तो सरकार का विरोध करना कब से देशद्रोह हो गया है? ये एक साजिश है। क्या साजिश है वो आप समझ लीजिए। गांव में अगर किसी विधवा की जमीन कब्जा करना हो तो पहले उस विधवा को बदचलन साबित किया जाता है, पहले उस विधवा को डायन साबित किया जाता है। फिर जब उस विधवा की जमीन कब्जा कर ली जाती है तो उस विधवा की बात न थाने में सुनी जाती है, न मुखिया सुनता है, न सरपंच सुनता है, न एमएलए सुनता है, न मंत्री सुनता है, और उस विधवा की जमीन कब्जा कर ली जाती है। आपको नहीं लगता है कि जेएनयू के विद्यार्थियों के साथ ही यही बर्ताव किया गया? ये बोल करके कि जेएनयू के विद्यार्थी देश को तोड़ना चाहते हैं। कहा भाई, कुरकुरे का पैकेट है, देश हमारा कुरकुरे का पैकेट है कि हलवा है कि चम्मच लेंगे उठा करके खा लेंगे? जो तरीका इन्होंने जेएनयू के साथ अपनाया था वही तरीका उन्होंने इस देश के भीतर जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे उनके साथ अपनाया कि नहीं अपनाया? उनको देशद्रोही बोला कि नहीं बोला? उनको आतंकवादी बोला कि नहीं बोला? और वही तरीका ये आज देश के किसानों के साथ अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं? तो हमारी बारी आई थी, तुम्हारी बारी आई, और पुलिस वाले याद रखिएगा आपकी भी बारी आएगी। डंडा चलाते हैं आप हमारे ऊपर, याद रखिएगा ये सरकार जब आपका पेंशन बंद कर देगा ना तब आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये ऐसे लोग हैं जो इस देश के आम आवाम को आपस में लड़ा करके इस देश को बेचना चाहते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। इस देश के एक एक इंच जमीन को अपने मालिकों के हाथ में गिरवी रख देना चाहते हैं भाजपाई लोग। हमको इंतजार है इस बात का सर, हम आपको बता रहे हैं। अभी पंजाब हरियाणा का लोग हमको मैसेज करके बोलता है कि सर गलती हो गया। भाजपाई रोते रोते मेरे पास आएगा, कहेगा सर गलती हो गया, आपका बात नहीं समझे थे। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का, आपको हम बता देते हैं। हमको मोदी जी से कोई दुश्मनी है क्या? हमको इतना फुर्सत है? माए बाप इसीलिए हमको पढ़ाया लिखाया, माए बाप हमको इसीलिए पीएचडी कराया कि हम प्रधानमंत्री से दुश्मनी पालते चले? हमको इतना फुर्सत है कि हम अमित शाह से इतना दुश्मनी करें? अमित शाह के बेटा को देखे हैं, कैसा लगता है? नहीं, मेढक मत बोलिए। किसी भी इंसान के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी। एक बात हमको बताइए, अरे हमारे पिताजी गृह मंत्री थोड़ी हैं कि हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएंगे। जया शाह के पप्पा देश के गृह मंत्री हैं तो वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, नेतागिरी करने का फुर्सत है हमको? प्रधानमंत्री जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। दिक्कत यह है कि हम आपके टैक्स के पैसे से इस बात को पढ़ लिख करके समझ गए कि ये आदमी देश का चौकीदार नहीं है, ये अंबानी का दरबार है।